नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है 1.5 बलिष्ठ का हैदराबादी वीर पंडित नरेंद्र जी। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। आइए अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। विषय की ओर चलते हैं वापस। हैदराबाद में शेर के नाम से सुप्रसिद्ध चीन के संबंध में पूछने पर हैदराबाद ने बताया गया कि यह वही 1.5 बलिष्ठ का नरेंद्र है जिसने रियासत की नाक में दम कर रखा है। पंडित नरेंद्र जी की महानता को दर्शाने के लिए इतने शब्द ही काफी हैं। पंडित नरेंद्र जी देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ होम करने के लिए साधारणता यह पंक्तियां गुनगुनाया करते थे। फूल फला रहे रब चमन मेरी उम्मीदों का, फूला फला रहे रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूते मैंने पाले हैं। हैदराबाद राज्य का इतिहास कोई लेखक जब कभी लिखने बैठता है तो उसमें ऐसा लगता है उसको कि यदि इसमें पंडित नरेंद्र जी का उल्लेख न किया जाए तो यह इतिहास अधूरा ही है, क्योंकि यह पंडित नरेंद्र जी ही थे जिनके प्रयास और मेहनत के परिणाम स्वरूप न केवल वहां आर्य समाज बहुत मजबूत हुआ, अपितु निजाम की हालत यह हो गई कि वह पंडित जी के नाम उल्लेख मात्र से ही घबरा जाता था। यद्यपि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी के नाम से पुकारा जाता था, किंतु हैदराबाद में तो पंडित नरेंद्र जी की पहचान ही पंडित जी के नाम से थी। पंडित जी का जन्म श्री केशव प्रसाद जी के यहाँ 10 अप्रैल 1907 ईस्वी को रामनवमी के दिन हुआ। इस कारण विधर्मियों को आपने इस प्रकार छकाया जैसे श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को छकाया और रुलाया था। आप पंडित रामचंद्र दहलवी के प्रभाव से आर्य समाज में आए। इसके पश्चात आर्य उपदेशक विद्यालय लाहौर में स्वामी स्वतंत्रानंद जी के चरणों में बैठकर वैदिक शिक्षा ली। आपकी ओजस्वी लेखनी और वाणी ने आपको लाहौर में रहते हुए ही जेल के दर्शन करवा दिए। इस प्रकार अपने जीवन में आपको जेल एक खिलौने के समान ही दिखाई देती थी। हैदराबाद के निज़ाम के अत्याचारों से आर्य और हिंदुओं का दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। आर्यों को तो निज़ाम उनके दैनिक क्रियाकलाप करने से भी रोक देता था। यहाँ तक कि एक आर्य परिवार निवास पर ओम का झंडा फहरा रहा था। इस झंडे को देखकर वहाँ की पुलिस झंडा उतरवाने पहुँच गई। झंडा उतरवाने पर पिता पुत्र को न उतारने पर गोली मार दी गई। घर को आग लगाकर चले गए। इस आग में पति पत्नी और उनका बेटा जीवित जल गए। इस प्रकार के अत्याचार न केवल पंडित नरेंद्र जी के लिए एक चुनौती के समान थे, अपितु पंडित नरेंद्र जी स्वयं भी वहाँ के निज़ाम के सामने एक चुनौती बने हुए थे। अतः इस चुनौती का सामना करने के लिए आप निज़ाम के सामने अटल होकर एक चुनौती के समान खड़े हो गए। इस समय पंडित जी ने करो या मरो की नीति का अनुसरण करते हुए निज़ाम के सामने डटकर खड़े हो गए। इस पर स्वामी सदयानंद जी से मिली शिक्षाओं का साक्षात वहाँ आपने किया। स्वामी जी से ही आपको बलिदान की परंपरा प्राप्त हुई। फिर जो आर्य समाज उस समय लगातार अंग्रेजों का सामना कर रहा था, हैदराबाद का निज़ाम उस आर्य समाज जो आर्य वीरों के लिए क्या चीज़ था। सन 1930 ईस्वी को आर्य समाज ने हैदराबाद में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक जबरदस्त लड़ाई वहाँ के शासक मुसलमान निज़ाम के साथ खिलाफ आरंभ कर दी। इस मध्य ही देश की आर्य समाज का इतना सहयोग मिला कि सन 1931 में वहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गई। कुछ ही समय में वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए भीषण शंखनाद कर दिया गया। हैदराबाद ही नहीं, देश भर से आर्यों ने सत्याग्रह करते हुए निज़ाम की जेलें भरनी आरंभ कर दी। दिन प्रतिदिन सत्याग्रहियों के जत्थे संख्या बढ़ते ही जा रही थी और हैदराबाद आ रहे थे। निज़ाम तो पंडित जी के से पहले ही भयभीत रहता था। अब तो पंडित जी को स्वाधीन रखने के लिए वह बहुत बड़ा खतरा मानने लगा अपने आप को। इस कारण पंडित जी को हिरासत में उसने ले लिया। हैदराबाद में काला पानी से भी कहीं भयभीत करने वाली और हैदराबाद में काला पानी के नाम से प्रसिद्ध मन्नानूर जेल भेजा गया, जहां महबूब नगर के घने जंगलों में यह जेल है। जेल के नाम पर जंगल में सिर्फ एक पिंजरा रख दिया गया है जिसमें पंडित जी को बंद करके छोड़ दिया गया। एक रात पंडित जी को अनुभव हुआ कि कोई जंगली जानवर पिंजरे से छेड़छाड़ कर रहा है। जब उन्होंने देखा तो पाया कि एक शेर पिंजरे की खींचों को जीभ से निकालकर उनके पैर को चाट रहा है। इस प्रकार की भयंकर जेल बनाई गई थी जंगलों में। सत्याग्रहियों की निरंतर संख्या बढ़ती गई और इसके कारण उनकी नाक में दम आ चुका था। अब 12,000 सत्याग्रहियों की संख्या इस छोटे से राज्य की जेलों में समा नहीं रही थी। इस पर सत्याग्रही भी लगातार आ रहे थे। इन सब सत्याग्रहियों की केवल भोजन की व्यवस्था में ही रियासत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण निज़ाम की रीढ़ ही टूट गई। परिणाम स्वरूप निज़ाम ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सत्याग्रह आंदोलन के सामने घुटने टेकते हुए आर्यों की सब मांगे मानते हुए सत्याग्रह समाप्त करने की प्रार्थना की। सब शर्तें तो मान ली गई, किंतु उसने कहा कि वह पंडित नरेंद्र जी को नहीं छोड़ेगा। इस बात को सार्वदेशिक सभा कैसे स्वीकार कर सकती थी। अतः सत्याग्रह 1.5 महीना लंबा खिंच गया। अंत में निज़ाम ने पंडित जी को भी न केवल छोड़ने की सहमति दी, अपितु तुरंत छोड़ भी दिया। हाँ, जंगल की इस नाम मात्र की जेल में भी पंडित जी को बुरी तरह से पीटा जाता रहा। इस पिटाई के कारण उनका एक घुटना तोड़ दिया गया। यह घुटना पंडित जी को आजीवन परेशान करता रहा।
पंडित जी को तो छोड़ दिया गया, किंतु उनके परिजन जो उस समय निज़ाम के खास कर्मचारी थे, उन्होंने निज़ाम के कोप से बचने के लिए नरेंद्र जी को अपने सब संबंध तोड़ दिए थे नरेंद्र जी से। बाद में वह उनसे पुनः जाकर मिलने लगे। जब मैं सन 1968 को भारत भ्रमण करने के लिए निकला, तब प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु कॉलेज के अन्य 4 छात्रों के साथ लगभग 25 मई 1968 को हैदराबाद के आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय गया उनसे मिलने। तो उन्होंने जो अनेक घटनाएं अपने जीवन की हैदराबाद निज़ाम से संबंध में सुनाई, उनमें से एक छोटा घटनाक्रम इस प्रकार है। आर्य समाज के एक बड़े विद्वान को इस क्षेत्र में आर्य प्रचार करने के लिए बुलाया गया। वह विद्वान हैदराबाद के सभा कार्यालय पहुंचे तो नरेंद्र जी उन्हें एक बस में चढ़ा आए ताकि निर्धारित स्थान पर पहुंच सकें। उन्हें बताया गया कि वह भी शीघ्र वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। वह विद्वान गंतव्य स्थान पर पहुंचे ही थे कि एक कार उनके पास आकर रुकी। इस कार से पंडित जी बाहर निकले। पंडित जी देखते ही वह विद्वान पंडित जी को बोल उठे कि वाह पंडित जी वाह, आप तो मजे से कार में आए और मुझे धक्के खाने के लिए बैठा दिया। पंडित जी ने उन्हें कार के पास ले गए और बोले कार में बैठे। इस पर दोनों कार में बैठे। अब कार से फलों की टोकरी रखी हुई थी, उसमें पंडित जी ने बड़ी सावधानी से कुछ फल उठाए तो नीचे के सामान को देखकर विद्वान दंग रह गए। या कुछ और नहीं, हैदराबाद के निज़ाम के होश उड़ाने वाले बम थे। पंडित जी ने फिर टोकरी को ढकते हुए कहा कि इस कारण आपको उस बस में बिठाया था ताकि मार्ग में कहीं हम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपको कुछ ना हो। इस पर वह विद्वान चुप हो गए। इस मध्य ही पंडित जी ने बताया कि अब ना तो मेरा कोई व्यक्तिगत परिवार है, ना ही जाति है। आर्य समाज ही मेरा परिवार है, आर्य समाज ही मेरी जाति है। इतना ही नहीं, आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद का यह कार्यालय ही अब उनका घर है। जीवन के अंतिम क्षणों में पंडित जी इस कार्यालय में ही निवास करते रहे। सन 1975 ईस्वी को सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलन दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ। इस सम्मेलन की व्यवस्था का कार्य आपके कंधों पर आ गया। इस महासम्मेलन के 10 लाख से बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। सबके लिए भोजन, शौच, स्नान आदि की व्यवस्थाएं करना तथा सम्मेलन स्थल पर लगी दुकानों और मंचों को सुंदर व्यवस्था के लिए इस प्रकार की गई कि देखने वाले दंग रह गए। इस प्रकार के प्रबंध पटु थे हमारे पंडित नरेंद्र जी। आपने वैदिक आदर्श नाम से एक पत्रिका का भी संपादन किया। आपकी लिखी पुस्तक दयानंद आजम अत्यंत ही पठनीय पुस्तकों में से एक है। पंडित जी के संगठन और व्यवस्था के संबंध में अद्वितीय सूझ थी। आपके सहयोग से जहां सार्वदेशिक महासम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वहां आपने अन्य भी अनेक सम्मेलनों में सफलता से अपना योगदान दिया। इन सबको सफलतापूर्वक संपन्न किया। छोटे से कद के पंडित जी सदा ही शांत और गंभीर रहते हुए चुपचाप इतना काम कर जाते कि किसी को भी पता ही नहीं चलता। अपनी शांत वाणी रखते हुए इतनी विशाल योजना बना डालते कि देखने वाले दंग रह जाते, देखते रह जाते। सन 1975 ईस्वी में दिल्ली में आर्य महासम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में आपने स्वामी सत्यप्रकाश जी से संन्यास की दीक्षा ली और नाम बदलकर स्वामी सोमानंद हो गए। आपका देहांत 24 सितंबर 1978 को हैदराबाद में ही हुआ। पंडित जी के देहांत हुए आज 42 वर्ष हो गए हैं, जबकि हैदराबाद के सत्याग्रह आंदोलन को लगभग 93 वर्ष होने को आए हैं। किंतु हैदराबाद के उस क्षेत्र का आज मुस्लिम लीग आज भी पंडित जी के नाम मात्र से ही भयभीत रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुछ वर्षों पूर्व प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु बस स्टैंड पर पंक्ति में खड़े हुए थे। तभी परंपरा है कि पंक्ति में खड़े होकर ही बस में वहां चढ़ना होता है, किंतु जो ही बस आई सब के सब मुसलमान निकलकर बस को लपक लिए। इस पर हमारे पंडित प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी बड़े ऊंचे स्वर में ललकारते हुए बोले, अरे हटो, मैं पंडित नरेंद्र जी की सेना का सिपाही हूँ, देखता हूँ मुझे बस में चढ़ने से कौन रोक सकता है। नरेंद्र जी का नाम सुनते ही मुसलमान एक और हट गए। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु इतने बड़े आराम से बस में चढ़ भी गए और उन्हें बैठने की जगह भी मिल गई। आज आपके मध्य में, वह हमारे मध्य में नहीं है, किंतु उनके आदर्श आज भी हमारे मध्य में है। यदि आज हम भी पंडित जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं की बताई विधि से उन्हीं के मार्ग पर चलते रहे कार्य करें तो निश्चित ही आर्य समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। बस इतना ही, अपने अहम को त्याग कर पदों से ऊंचे उठकर कार्य करें। पद लोलुपता अर्थात लोकेशना वितेशना से ऊपर रहें। जब कोई ऐशना नहीं होगी तो स्वार्थ कभी बाधक नहीं बनेगा। प्रस्तुत लेख और इस लेख के प्रत्येक विचार वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद के हैं। इस लेख के लेखक डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। साथ ही साथ वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार महापुरुषों के जीवन प्रसंग, वैदिक विद्वानों के लेख, वैदिक लेखों के साथ साथ प्रेरणादायक कहानियाँ, वैदिक भजन लगातार आपके लिए लाते हैं। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंचे। वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग दें और वैदिक राष्ट्र में अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।